जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल पर 10 मिनट के जीके सीरीज में। आज हम इन 10 मिनटों में समझेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 यानी आर्टिकल 19 को हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स में जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के कितने तक है, 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें मैंने अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज एक क्लास में हम देखते हैं उससे अगला अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 19 को। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 19 को। यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मूल अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स। क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, यानी कि हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, हम वही पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोग अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद सॉरी 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें हमने कहाँ तक समाप्त कर दिया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के हम 18 तक पढ़ चुके हैं। क्या अनुच्छेद 12 में क्या है? ठीक है, 12 से लेकर 18 तक में कौन कौन से अनुच्छेद में कौन कौन से कानून दिए गए हैं, वो हम सारे डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज एक क्लास में हम देखते हैं उससे अगला अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 19 को। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 19 को। यानी आज हम क्या देखने वाले हैं? यानी अनुच्छेद, ठीक है, कौन सा? 19 को। अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संविधान का रीढ़। यानी किस आर्टिकल को संविधान का रीढ़ कहते हैं? तो अनुच्छेद 19 को। इसमें विभिन्न प्रकार के स्वतंत्रताएं यानी अधिकार दिए गए हैं। इसमें 7 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो 7 अलग अलग कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो चलिए इसको हम 19 का 1, 19 का 2 इस प्रकार से हम लिख करके देखते हैं कि इसे हम कौन कौन से जो है 7 अलग अलग स्वतंत्रताएं यानी अधिकार दिए गए हैं। यानी अनुच्छेद 19 को क्या कहा जाता है? तो इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं यानी कि बैकबोन ऑफ। ठीक है, संविधान का क्या कहा जाता है? बैकबोन कहा जाता है। यानी संविधान का रीढ़ यानी कि बैकबोन कहते हैं। यानी कि इसमें ऐसे ऐसे स्वतंत्रताएं दी गई है जो कि एक सामान्य नागरिक या एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, यानी बेसिक बेसिक चीजें अधिकार इसके अंतर्गत दी गई है। तो अनुच्छेद 19 का 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। कैसी स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि राइट टू एक्सप्रेस। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप क्या चाहते हो, अपने आप को यानी कि स्वयं को एक्सप्रेस करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। आपका मन चाहे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप जो है मौन धारण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मौन धारण भी कर सकते हैं। जैसे किसी महापुरुष का, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ले लीजिए या एपीजे अब्दुल कलाम, अगर इन लोगों का देहांत होता है या मृत्यु हो जाती है तो आप क्या धारण करते हैं? मौन धारण करते हैं। क्या धारण करते हैं? मौन धारण करते हैं। देखिए, मौन धारण करने से कोई व्यक्ति जो है वो जीवित नहीं हो जाता है, लेकिन आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं मौन धारण करके कि हम जो है इस व्यक्ति की मृत्यु से या देहांत से हम क्या है, बहुत ही ज्यादा दुखी हैं। तो अपने आप को मतलब कि दुख या शोक व्यक्त करना, ठीक है, यह क्या कहलाता है? अपने आप को एक्सप्रेस करना कहलाता है, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस कहलाता है। ठीक है, यह क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप क्या चाहते हो? अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। आप चाहो तो मौन धारण भी कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? मौन धारण भी कर सकते हो। इसी में जो है अगर आपको कोई नेता पसंद नहीं है, आप उस नेता के कामों से अगर आप खुश नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? उनका विरोध कीजिएगा। तो आप जो है नेता का पुतला भी फूँक सकते हैं। यानी कोई विधायक है, आपके एरिया का कोई विधायक होगा या आपके मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है सांसद होगा, तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, कि आपको पसंद नहीं है वो सांसद या पसंद नहीं है विधायक, तो अगला 5 साल तक तो आपको रुक करके ही देखना पड़ेगा। लेकिन आप अपने आपको जो है उसके प्रति जो है विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अमूमन देखते होंगे कि ये नेता का पुतला फूँक दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूँक दिया। तो अगर आप सोचिए, प्रधानमंत्री का अगर पुतला फूँकते हैं, अगर आपके पास अधिकार नहीं होता है तो पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल देती। लेकिन आपको मूल अधिकार के अंतर्गत जो है यह स्वतंत्रता दी गई है कि अगर कोई भी नेता जो है आपको पसंद नहीं है तो आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो? पुतला फूँक सकते हो। तो मौन धारण करने की स्वतंत्रता, ठीक है, पुतला फूँकने की स्वतंत्रता। आप चाहो तो सरकार से जो है सवाल पूछ सकते हो, सवाल का जवाब माँग सकते हो यानी आरटीआई कर सकते हो। ठीक है, आप घर में जो है वो झंडा फहरा सकते हैं। ठीक है, यह किसमें आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसी में और क्या आ जाएगा? ठीक है, आप जो है सवाल पूछ सकते हैं सरकार से, सरकार से जवाब भी माँग सकते हैं।
प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, ये सभी सब चीजें किस में आ जाएगी, तो आपको 19 का 1 के अंतर्गत, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही क्या क्या आएगा, ठीक है। 19 का 1 क्या कहता है, 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या कहता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार है, ठीक है, इसे जो है राइट टू एक्सप्रेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है, मतलब आप क्या चाहते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता को जो है वह राइट टू एक्सप्रेस कहा जाता है। इसमें जो है आप मौन धारण कर सकते हैं, आपका मन, मैं मौन धारण कर सकता हूँ, पुतला फूंक सकते हैं, कोई नेता या विधायक पसंद नहीं है, उनके काम काज से जो है आपको मन नहीं, आपको वो वादा करके चुनाव जीत गया, ठीक है, वो काम को पूरा नहीं कर रहा, तो आप क्या कीजिएगा, उसका विरोध कीजिएगा, तो उसका आप पुतला फूंक सकते हैं, पुतला बनाइए, उसको मुखौटा लगाइए, जला दीजिए, ठीक है। आपको कोई पुलिस, कोई आर्मी पकड़ने आ नहीं रही है, क्योंकि आपके पास ये क्या है, आपके पास ये मूल अधिकार है। और अगर आपके पास मूल अधिकार है तो ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता और ना ही सरकार छीन सकती है। हमने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन कर चुका है। तो मौन धारण कर सकते हैं, पुतला फूंक सकते हैं, ठीक है। आप सरकार से क्या कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं और सवाल का जवाब भी मांग सकते हैं, मतलब आरटीआई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है, इसमें मीडिया की स्वतंत्रता है, क्लियर है। प्रेस की स्वतंत्रता है, मीडिया की स्वतंत्रता, आप इसमें चाहे तो आप झंडा भी फहरा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, झंडा भी आप फहरा सकते हैं। तो ये सभी चीजें जो है वो भारतीय संविधान के किसमें कहा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 में कहा गया। किसमें कहा गया, 19 का 1 में, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वह मौन धारण कर सकते हो, पुतला फूंक सकते हो, मीडिया की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता, सरकार से सवाल पूछने की स्वतंत्रता, क्लियर है। यानी कि अनुच्छेद 19 का 1 में कहा गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो चलिए अगला देखते हैं 19 का 2 में क्या कहता है, क्योंकि हमने इसमें जो है 7 अलग अलग अधिकार पढ़ने हैं। तो 19 का 1 तो समझ में आया, चलिए अगला देखते हैं 19 का 2 क्या कहता है। 19 का 2 क्या कहता है, 19 का 2 कहता है इसमें जो है वो सभा करने की स्वतंत्रता है। क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, सभा करने की स्वतंत्रता। आपका मन, आप भारत में कहीं भी सभा कर सकते हैं, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, ना ही पुलिस रोकेगी, ना ही आर्मी रोकेगी, ना ही कोई व्यक्ति आपको रोक सकता है, ठीक है। आप क्या है, इसके लिए स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र है कि नहीं, सभा कर सकते हैं कि नहीं, सभा कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल राइट्स, और हमारा फंडामेंटल राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन हम इस चीज का ध्यान रखेंगे, अल्पीकरण का, यानी कि जिससे जो है हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को क्या हो, डिस्टर्बिंग ना हो, ठीक है, वो दूसरा लोग जो है परेशान ना हो, यानी देश के एकता, अखंडता, नैतिकता का ध्यान रख करके हम अपने मूल अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सभा तो कर ही सकते हैं ना, कहीं भी सभा कर सकते हैं। तो सभा करने का अधिकार जो है वो किसमें दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 का 2 में, ठीक है, अनुच्छेद 19 का 2 में। अब सपोज कीजिए कि आप सभा किए, सभा कर रहे हैं, सभा करने के लिए क्या करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, संगठन को बनाना पड़ता है। तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता जो है किसमें दी गई है, 19 के 3 में, ठीक है, किसमें, 19 के 3 में जो है वह क्या करने का अधिकार दिया गया है, संगठन बनाने का अधिकार दिया गया। आपका मन है, ठीक है, सभा कीजिएगा, संगठन बना सकते हैं, संगठन बनाने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आपका मन, आप संगठन बनाइए कहीं भी, ऐसा नहीं है कि जो आपको अगर बिहार के रहने वाले तब बिहार में ही संगठन बना सकते। आपका मन करे आप गुजरात में जाकर सभा कीजिए, गुजरात में जाकर संगठन बनाइए, क्लियर है। यानी कि सभा कर लिए, सभा करने के लिए संगठन बनानी पड़ी। अब संगठन जब बनाइएगा तो आप सभा किस लिए बनाए, प्रचार करने के लिए ना जी। तो आप संगठन बना लिए तो चारों तरफ आप घूमिएगा, प्रचार कीजिएगा, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, यानी कि चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता जो है वो किसमें दी गई है, अनुच्छेद के 4 में दी गई है। यानी कि 19 का 4 कहता है कि चारों तरफ भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। क्या है, 19 का 4 क्या कहता है, चारों तरफ भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चारों ओर क्या कर सकते हो आप, भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है। भ्रमण करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, 19 के 4 में। यानी कि आप सभा किए, सभा करने के लिए संगठन बनाना पड़ा, संगठन बनाने के बाद जो है आप उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ घूमेंगे, ठीक है। तो आपको चारों तरफ भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आप भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, कोई भी शहर या कोई भी गांव में आप क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो। ये आपका जो है मूल अधिकार है, ठीक है। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 19 का 4 में कहा गया कि आप भारत के चारों ओर क्या कर सकते हो, भ्रमण कर सकते हो, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। आप सपोज कीजिए, देखिए सभा कर लिए, संगठन बना लिए, चारों तरफ घूम लिए।
अब आप घूमते हुए जो है कोई ऐसा जगह, ठीक है, जो कि आपको पसंद आ गया, ठीक है, तो आपका दिल करेगा, आपका मन करेगा कि हम उस जगह पे क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। तो बसने की स्वतंत्रता जो है वो संविधान के अनुच्छेद 19 का 5 में कहा गया है, ठीक है, किसमें, यानी कि 5 में कहा गया, क्या कहा गया है, 19 का 5 में कहा गया है सभा करने की स्वतंत्रता, सॉरी 19 का 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, 19 का 5 में कहा गया है बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं, यानी कि बसने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, 19 का 5 में, किसमें कहा गया, 19 का 5 में, ठीक है। यानी आप सभा कर लिए, संगठन बना लिए, संगठन बनाने के बाद जो है आप चारों ओर भ्रमण कर लिए, ठीक है, भ्रमण करना आपको पसंद आ गया कि चलो उस जगह पे हमको रहना चाहिए, तो आप बस गए, ठीक है, आप बस गए तो वहाँ पे आप बसने, तो ऐसे तो बसिएगा नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जमीन खरीदना पड़ेगा, घर खरीदना पड़ेगा, यानी कि संपत्ति जो है वो खरीदनी पड़ेगी। तो संपत्ति खरीदने का अधिकार किसमें कहा गया, 19 का 6 में, किसमें कहा गया, 19 का 6 में कहा गया है आपको संपत्ति खरीदने का अधिकार, ठीक है। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं, यानी संपत्ति खरीदने का खरीदने की क्या है, स्वतंत्रता है, ठीक है। आपका मन, आप संपत्ति क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, ठीक है। यानी जब संपत्ति खरीदिएगा, ठीक है, तो आप वहां पर अब बस भी गया, संपत्ति भी खरीद लिए, तो जीवन यापन करना होगा ना जी, बिना जीवन यापन कैसे आप काम चलाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप वहां पे व्यवसाय करने की सोचिएगा, ठीक है। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, 19 के 7 में, यानी 19 का 7 में क्या कहा गया है, ठीक, 19 का 7 में कहा गया है कि आप क्या कर सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, ठीक है, किसमें दी गई है, तो 19 के 7 में। अच्छा, व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं है आप कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य में, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, आप चाहें तो अरुणाचल प्रदेश में जाकर व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो केरला में, ठीक है, गुजरात में, यानी भारत के किसी भी राज्य के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में आप क्या कर सकते हो, बस सकते हो, चारों ओर भ्रमण कर सकते हो, और साथ ही साथ व्यवसाय भी कर सकते हो, ठीक है, संपत्ति भी खरीद सकते हो। पहले जब जम्मू कश्मीर में संपत्ति आप नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब से 2019 में जब आर्टिकल 370 के कुछ प्रावधान जब हटाए गए, तो अभी वहां पर भी क्या है, आप संपत्ति खरीद सकते हो, यानी भारत के किसी भी कोने में आप क्या कर सकते हो, संपत्ति खरीद सकते हो, ठीक है, व्यवसाय कर सकते हो। अच्छा, व्यवसाय करने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो गांजा बेचने लगिए, दारू बेचने लगिए, ठीक, ऐसा नहीं है, आपको जो है वह इलीगल बिजनेस मतलब व्यवसाय नहीं करना है, नहीं तो आपको पुलिस पकड़ेगी और जेल में डाल देगी। व्यवसाय करने का मतलब है ऐसा व्यवसाय करना है जिससे कि मतलब क्राइम ना फैले, ठीक है, जिससे जो है लोगों को तकलीफ ना हो। अब मान लें गांजा बेचेगा तो उससे क्या होगा, लोग जो है वो नशा करेंगे, नशा करने से जो है हमारे देश का नागरिक क्या होगा, बर्बाद होगा ना। तो आपको ऐसा व्यवसाय नहीं करना है जिससे जो है वह देश की एकता, अखंडता और नैतिकता क्या हो, वो उससे खराब हो। उसको ध्यान में रख करके हम अपने मूल अधिकार का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अनुच्छेद 19 को जो है संविधान का रीढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक आम नागरिक का, एक आम व्यक्ति का लगभग लगभग सभी बेसिक चीजों का अधिकार जो है इसमें डाल दिया गया है, डाला है ना। जैसे देखिए 19 का 1 में कहा कि आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि राइट टू एक्सप्रेस। आपका मन, आप मौन व्रत धारण कर सकते हो, आपका मन आप रोने लगिए, कोई बोलने वाला नहीं है, आपका मन आप हंसने लगिए, ठीक है, मतलब कि अपने आप को जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो आप एक्सप्रेस कर सकते हो। इसी में मौन धारण आप कर सकते हो, सरकार से सवाल पूछ सकते हो, जवाब मांग सकते हो कि ये आपने काम किया तो इसमें कितने खर्च आए। आरटीआई होता है ना, आरटीआई के तहत हम क्या करते हैं कि अगर हमको डाउट होता है किस प्रोजेक्ट में जो है सरकार का कोई प्रोजेक्ट है उसमें कितने पैसे खर्च हुए, अगर हम जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, आरटीआई करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम सरकार से जो है जवाब मांग रहे हैं तो सरकार से सवाल पूछने के अधिकार, सरकार से जवाब मांगने का स्वतंत्रता किसमें दिया गया है 19 का 1 में। इसी में आप जो है नेता का पुतला ही फूंक सकते हो, किसी का भी, ठीक है, यहाँ तक आप प्रधानमंत्री का पुतला फूंक दीजिए, आपको कोई बोलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है, आपका क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। इसी में मीडिया की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता भी है, आप घर में भी झंडा भी फहरा सकते हैं, किसमें, 19 का 1 में कहा गया। वही 19 का 2 में जो वह सभा करने की स्वतंत्रता, आप चाहो तो सभा कर सकते हो कहीं भी, सभा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। संगठन बनाने का स्वतंत्रता 19 का 3 में कहा गया, आप सभा कर किए हैं तो आप संगठन भी बना सकते हैं कहीं भी। आप भारत के बिहार के रहने वाले हैं
तो आप गुजरात में जाकर क्या कर सकते हो, अपनी संगठन बना सकते हो। क्लियर है। 19 का 4 में कहा गया है चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता, चारों तरफ घूम सकते हो, पर जब मन तब आप क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। 19 का 5 में वही कहा गया है कि आपको बसने की स्वतंत्रता है। 19 का 6 में जो है संपत्ति खरीदने का स्वतंत्रता है। और साथ में क्या है, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। व्यवसाय ऐसा करेंगे जो कि जिससे किसी के मूल अधिकार क्या हो, परेशानी ना हो, उसको तकलीफ ना हो, वैसा ही व्यवसाय करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब इसमें आ गया बहुत बड़ा दिक्कत। ठीक है, दिक्कत क्या है, ठीक है, अब इसमें जो है बहुत बड़ा भूचाल आ गया। भूचाल क्या आया उसको हम समझते हैं। देखिए भूचाल ये आया कि 19 का 6 क्या कहता है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है आपको। ठीक है, संपत्ति का अधिकार दिया गया है कि आप भारत में कहीं भी संपत्ति क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। ठीक है, अभी सपोज कीजिए कि संपत्ति का अधिकार जो है अगर आपका मूल अधिकार है, तो जब मूल अधिकार रहने से जो है ना ही कोई व्यक्ति आपसे छीन सकता है और ना ही आपसे सरकार छीन सकती है। ठीक है, मूल अधिकार ना ही कोई व्यक्ति आपसे छीन सकती है और ना ही आपसे कोई सरकार छीन सकती है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा क्या है, मूल अधिकार है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि हमारे मूल अधिकार को कोई भी हमसे छीनता है या कोई हनन भी करता है तो हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट को बाईपास करके कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। और हम सीधा जो है जाकर के वहाँ क्या कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स का जो है हमारे पास अगर है तो उसको कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि इसके रक्षा करने का अधिकार किसे दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, जैसे हमने लास्ट क्लास में समझाया। आप सोचिए, सपोज कीजिए कि मस्त सड़क बनते आ रहा है, मतलब हाईवे जो है एकदम पूरा एकदम टकाटक हाईवे बनते आ रहा है। ठीक है, बिचवा में जो है केकरो 1 कट्ठा जमीन आ गया। ठीक, क्या हो गया, 1 कट्ठा जमीन आ गया। अब जो है वो सड़क जब वहां से गुजरेगी तो वो जमीन से सपोज मान लीजिए होकर के गुजरने वाली है। अब जिसका जमीन है, ठीक है, सरकार उससे मांगेगी जो है यहाँ से सड़क जाएगी, आपको जमीन जो है वह मतलब सरकार अपने अंडर में लेगी। ठीक, अब संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या है, मूल अधिकार है। ठीक है, मूल अधिकार है। सरकार क्या करेगी, अगर मान लिया उससे ले लिया, वो कहेगा क्या, ये हमारे परदादा के जिस निशानी है, ठीक है, हम जो है जमीन नहीं देंगे। ठीक है, ये हमारा निशानी है, किसका, खानदान का निशानी है, तो हम जमीन नहीं देंगे। सरकार क्या करेगी, जबरदस्ती जमीन लेगी, क्योंकि सड़क बनाना है। तो वह व्यक्ति जो है वो सीधा कहाँ चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट भी जा सकता है। क्यों, क्योंकि वह संपत्ति का अधिकार क्या है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सीधा जा सकता है, वहां मुकदमा दायर कर सकता है। जैसे वह मुकदमा किया, ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सरकार से पूछेंगे कि जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत आता है तब आप इसका जमीन कैसे ले लिए, आप ले नहीं सकते हो। हाँ, अगर इसका मन है तो ये देगा, लेकिन ये तो बोल रहा है कि हमारे परदादा का निशानी है। ठीक है, तो ये इसका मन, तभी आप इससे जमीन ले सकते हैं, और नहीं तो अगर इसका मन नहीं है तो आप जमीन इसका नहीं ले सकते। किसमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। ठीक है, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार है, और मूल अधिकार को जो है ना ही सरकार ले सकती है ना ही कोई व्यक्ति ले सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देश के प्रगति के कामों में जो है, कार्यों में क्या होने लगा, ठीक है, बाधा उत्पन्न होने लगी। मतलब राष्ट्र हित के कामों में हम यहाँ से जो है वो बाधा उत्पन्न होने लगी। ठीक, क्योंकि देखिए आपका हाईवे बनाना है तो वो किसी न किसी के जमीन से होकर के ही जाएंगे। रेलवे लाइन का ट्रैक बिछाना है तो किसी न किसी जमीन से होकर के जाएगी। ठीक है, तो आप मान लिया सड़क सीधा आ रहा है, हाईवे सीधा आ रहा है, बीच में यहाँ पे जमीन आ गया, तो अभी क्या करने, बोला हम जमीन ना देंगे, तो या तो सड़क इधर से मोड़ के लेके जाइए। ठीक है, तो क्या होगा, बस जो भी गाड़ी चलते हैं हाईवे या एक्सप्रेसवे होता है उसका स्पीड कम हो जाएगा। तो उस सिचुएशन, और सबसे बड़ा परेशानी देखिए, सपोज कीजिए कि रेलवे ट्रैक जो है वो लाइन भी आ रही है उधर से, अभी मान लिया बीच में किसी का जमीन है, वो बोलेगा हम जमीन ना देंगे, तो भाई अब यहाँ से तो लाइन जो है वो सीधा 90 डिग्री से मुड़ नहीं सकती है, क्योंकि रेलवे ट्रैक को अगर मोड़ना होता है तो कई किलोमीटर पीछे से ही मुड़ते हुए आती है। ठीक है, टर्निंग होकर के आगे तभी वो मुड़ सकती है। तो इससे क्या होता था कि देश के प्रगति में जो है बाधा उत्पन्न होने लगी, देश के कामों में जो है वह रुकावट आने लगी। तब जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मूल अधिकार से निकालना बहुत जरूरी हो गया। ठीक है, तब जो है 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1978 ईस्वी में, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, मोरारजी देसाई। अच्छा, पहले हम समझते हैं कि मूल अधिकार और कानूनी अधिकार क्या है। ठीक है, मूल अधिकार वैसा अधिकार है जिसको ना ही कोई व्यक्ति आपसे छीन सकता है, ना ही आपसे सरकार छीन सकती है। ठीक है, उसका हम मूल अधिकार कहेंगे। और कानूनी अधिकार को आपको कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति आपसे नहीं छीनेगा,
लेकिन सरकार को अगर राष्ट्र हित के कार्यों के लिए या देश के प्रगति के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आपकी संपत्ति को जो है वह सरकार ले सकती है। तो इस अधिकार को क्या कहेंगे? इस अधिकार को कानूनी अधिकार कहा जाएगा। ठीक, क्या कहा जाएगा? कानूनी अधिकार। जैसे आपको वोट डालने का अधिकार है, ठीक, उसके लिए आपको वोटर कार्ड होता है, वोटर कार्ड खत्म, आप वोट डालने का अधिकार खत्म, तो ये क्या है? कानूनी अधिकार, मतलब राजनीतिक अधिकार है। उसी प्रकार से संपत्ति के अधिकार को जो है वो मूल अधिकार से हटा करके किस में करा गया? इसको जो है वो आपको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, किस में रखा गया? कानूनी अधिकार के अंतर्गत। तो यह किया गया था आपको 44वां संविधान संशोधन कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन के तहत, यानी 44वां संविधान संशोधन आपको सन 1978 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कहाँ रख दिया गया? कानूनी अधिकार में, और इसे संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में? 300 के क में जोड़ा गया। अब संपत्ति का अधिकार जो है वह क्या है? संपत्ति का अधिकार जो है वह क्या है? मूल अधिकार नहीं है। कब से नहीं है? 1978 के बाद से नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया? ठीक है, संपत्ति का अधिकार क्या हो जाएगा? कानूनी अधिकार हो जाएगा। यानी कि अभी संपत्ति का अधिकार क्या है? कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। क्लियर है? क्लियर है। और इसे जो है वो संविधान के अनुच्छेद 300 के क में जोड़ा गया। किसमें? 300 के क में जोड़ा गया। क्लियर है? यानी कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, कौन थे? भारत के पीएम कौन थे 1978 ईस्वी में जब यह संशोधन किया गया था? ठीक है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। देखिए, अब इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। विपक्ष वाला क्या किया कि हल्ला उड़ा दिया। ठीक है, विपक्ष का काम ही है सरकार के जो है वो ऐसे कामों को दिखाना जिससे जनता क्या हो? उसके विरुद्ध हो जाए। विपक्ष ने क्या किया कि हल्ला कर दिया कि भाई सरकार जो है वो क्या कर रही है? सबका खेतियां सबको ले रही है जबरदस्ती, मतलब भूमि अधिग्रहण कर रहा है। कौन? सरकार। ये कौन हल्ला कर दिया? विपक्ष वाला। आपको मालूम है ये इतना, मतलब उस समय तो सोशल मीडिया इतना था नहीं और लोग इतना समझते भी नहीं थे कि कानूनी अधिकार क्या है, मूल अधिकार क्या है, क्योंकि इसमें शिक्षा का लेवल जो है, मतलब बहुत गांव में शिक्षा तो ना पहुंची ही नहीं थी, शहर में कुछ कुछ शिक्षा थी। तो विपक्ष वाला जो है वो हल्ला करने में, मतलब कि इस झूठ को फैलाने में सफल हो गया कि सरकार जो है वो क्या कर रही है? सबकी जमीन और खेती जो है वो ले रही है, उसको अधिग्रहण कर ले रही है। तो मोरारजी देसाई जो है वो अगला चुनाव जो है इसी के चक्कर में क्या हुए? हार गए। क्या हुए? हार गए। क्योंकि मोरारजी देसाई ना वो मतलब प्रधानमंत्री थे लेकिन दूरदर्शी प्रधानमंत्री नहीं थे। आपको मालूम है भारत के ये जो पीएम थे मोरारजी देसाई, ये पाकिस्तान के पीएम को फोन करके बोलते हैं कि हमको पता है, ठीक है, आपके पाकिस्तान ने कोटाबाद में जो है आप परमाणु बम बना रहे हैं। पाकिस्तान वाला भी कंफ्यूज हो गया, अरे इंडिया को कैसे मालूम चल गया कि हम परमाणु बम बना रहे हैं? ठीक है, फिर पाकिस्तान का जो ये सरकार है वो आईएसआई को आदेश दिया कि पाकिस्तान में जितने भारत के जासूस है सबको खोजो, सबको मारो। और उस समय जो है बहुत सारे हमारे भारतीय जासूस, ठीक है, वह मारे गए। भारतीय ना बहुत भारतीय लोग भी उस समय बहुत ज्यादा मरे थे। तो ये किसी गलती से हुई थी? तो मोरारजी देसाई। अरे भैया, क्या जरूरत है कि जो है आपको फोन करने के लिए कि हाँ हमको पता है कि आप जो है वह सिंघाड़ा बना रहे हैं और चटनी बना रहे हैं? जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आपको क्या जरूरत था कि परमाणु बम बना रहे? हाँ, आपको अगर नष्ट करना था तो आप दूसरी तरह से नष्ट करते। सॉरी, सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हो या अन वहां पर जाकर के बम पटक दीजिए ना, पूरा फट जाएगा। अब क्या जरूरत था जो है आप उसको फोन करने के लिए? हाँ, आपको पता है कि आप कोटाबाद में क्या कर रहे हैं? परमाणु बम बना रहे हैं। ठीक है, उससे जो है बहुत सारे भारतीय जासूस जो है वो मारे गए थे। किसकी गलती से? तो मोरारजी देसाई की गलती से। तो इस तरह से जो देखा जाए तो मोरारजी देसाई ना, मतलब क्या थे? मतलब दूरदर्शी नहीं थे, तू आगे का नहीं सोच सकते थे। ऐसे तो बाद में तो ये चुनाव हार ही गए, क्योंकि इनका क्या किया? विपक्ष वाला हल्ला कर दिया कि सबका जो है सरकार क्या कर रहा है? जमीन खेती जो है जबरदस्ती लूट ले रहा है। जबकि ऐसा नहीं था, इसको जो है मूल अधिकार से हटाया गया और इसे कानूनी अधिकार में रखा गया। और जब सरकार को जरूरत पड़ेगी तो आप नहीं कह सकते कि हमारे परदादा का निशानी है या खानदान का निशानी है। सरकार की जरूरत पड़े तो सरकार आपसे क्या कर सकती है? ले सकती है। ठीक है, राष्ट्र हित कामों के लिए ले सकती है। कोई सरकारी प्रोजेक्ट है, अब प्रोजेक्ट के लिए जमीन का तो जरूरत पड़ेगा ना। अगर कोई कहेगा कि ना ये हमारा अपन जमीन है हम ना देंगे, ठीक है, तो उससे देश का प्रगति क्या होगा? रुक जाएगा।
तो मूल अधिकार से हटा कर किस में रखा गया, कानूनी अधिकार में। और यह कब किया गया था, 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में। कब किया गया था, 1978 ईस्वी में। और इसी के तहत यानी इसी संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकार से जो आपका संपत्ति का अधिकार जो मूल अधिकार था उसे मूल अधिकार से हटा कर किस में कर दिया गया, कानूनी अधिकार के अंतर्गत। यानी जब कानूनी अधिकार आ गया संपत्ति का अधिकार, तो कोई व्यक्ति आपसे नहीं ले सकती, कोई व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकते, लेकिन सरकार आपसे ले सकती है। ऐसे नहीं सरकार आप मतलब मनमानी ढंग से नहीं लेगा, हाँ राष्ट्र हित कार्य के लिए होगा, देश के डेवलपमेंट के लिए हो, या सरकारी कोई प्रोजेक्ट जिससे कि देश का भला हो, उसके लिए क्या कर सकती है सरकार, आपसे आपकी जमीन ले सकती है, संपत्ति ले सकती है। किसमें कहा गया था, 44वां संविधान संशोधन के तहत। और यह कब किया गया था, 1978 ईस्वी में। भारत के पीएम कौन थे, मोरारजी देसाई। आज के क्लास में हमने पढ़ा कि संविधान के अनुच्छेद 19 को संविधान का रीढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारे बेसिक अधिकार यानी स्वतंत्रताएं इसमें दिए गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले क्लास में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 को। कौन सा अनुच्छेद, 20 को। अच्छा, हम जो लास्ट में जो पढ़ चुके हैं थोड़ा हम रिवाइज करना चाहते हैं। जैसे हमने इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक थे, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। तो अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया था, परिभाषा दिया गया था। क्या दिया गया था, परिभाषा दिया गया था कि राज्य किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों क्या कर सकती है, रक्षा कर सकती है तथा प्रदान कर सकती है। राज्य मतलब यूपी बिहार वाला नहीं, वह संस्था जो स्वयं नियम कानून बनाने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। मतलब स्पीड में थोड़ा रिवाइज कर देते हैं ताकि आप लोग को भी जो है वह आगे का जो है वीडियो समझ में आ जाए। और अगर आपने जो है आगे मतलब लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जाइए राकेश कुमार ऑफिशियल के प्लेलिस्ट में 10 मिनट जीके सीरीज भारतीय संविधान का प्लेलिस्ट है, आप वहां जाकर के पूरा मैंने डिटेल से बताया है, एकदम आम बोलचाल के भाषा में, मतलब जो होता है ना ठेठ बिहारी जिसको बोलते हैं उस भाषा में मैंने समझाया। तो जाइए आप पहले देखिए, और हम यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी रिविजन कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी क्या हो जाए, रिमेंबर हो जाए। यानी अनुच्छेद 12 में हमने पढ़ा था परिभाषा के बारे में। अनुच्छेद 13 में बोला था अल्पीकरण। ठीक है, क्या करना है, अल्पीकरण। मतलब आपको जो है वो ज्यादा उड़ना नहीं है, आप अपने मूलाधिकार का मतलब उपयोग उतना ही कीजिए जिससे दूसरे को क्या हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, दूसरे का मूलाधिकार जो है वह मतलब हनन ना हो। क्या करना है, अल्पीकरण में आपको मूलाधिकार का उपयोग करना है। अनुच्छेद 14 में हमने पढ़ा था विधि के समक्ष समानता। क्या, विधि के समक्ष समानता। यानी विधि के समक्ष समानता मतलब कानून सबके लिए क्या है, बराबर है, बचाती भी बराबर है, सबको रक्षा ही बराबर करती है। उसी प्रकार से जब बराबर संरक्षण कर रही है तो बराबर दंड भी देगी, चाहे वह महिला हो पुरुष हो, किसी भी पद का अधिकारी ही क्यों ना हो। ठीक है, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में हमने पढ़ा था कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आपको देश में भेदभाव नहीं करना है। क्या नहीं करना है, देश में भेदभाव नहीं करना। किस आधार पे, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे। अनुच्छेद 16 में हमने पढ़ा था कि लोक नियोजन में समानता। लोक का मतलब सरकारी और नियोजन का मतलब नौकरी। ठीक है, यानी कि सरकारी नौकरी में जो है समानता रखना है, मतलब भेदभाव में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, जैसे SC ST OBC को आरक्षण है, इससे क्या किसी का अगर भला होता है तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। यानी कि संविधान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत नहीं देती है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की इजाजत देती है। जैसे महिलाओं को आरक्षण है, ठीक, क्योंकि एक महिला पढ़ेगी तो उससे प्रेरित होकर के 20-50 महिला और पढ़ेगी, तो जिससे किसी का भला हो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की अनुमति देती है संविधान। तो उन्हें अनुच्छेद 19 में कहा गया है लोक नियोजन में समानता। ठीक है, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत करना है। यानी अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, मतलब छुआछूत के आधार पे आपको भेदभाव नहीं करना। ठीक, किसमें कहा गया, अनुच्छेद 19 में, और सॉरी अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि आप उपाधि नहीं रख सकते, मतलब उपाधि का अंत कर दिया गया। हाँ, कुछ क्षेत्रों में उपाधि रख सकते थे, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे APJ अब्दुल कलाम को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, क्योंकि वो PhD नहीं थे, फिर भी उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप उपाधि रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने अनुच्छेद 12 से लेकर के 18 तक हम एक बार रिवाइज कर लिए। और आज हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 को भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, यानी संविधान का बैकबोन कहते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अनुच्छेद 20 को लेकर के। हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए, और इसी प्रकार से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
और क्लास को जो है दोस्तों के साथ, परिवारों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये जानकारियाँ उन लोग के पास भी पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।